नमस्कार दोस्तों। अब तक जिस बैंक की चर्चा चारों तरफ होती थी और सभी लोग जिसके शेयर खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे, एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज आती है और उसके बाद में एक ही दिन में स्टॉक को 10% से ज्यादा गिरा दिया जाता है। तो क्या ये गिराना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या ये सचमुच में इतना सीरियस मैटर है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक की, वो बैंक जो इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है और बैंकिंग सेक्टर में, और जिसकी 1700 से ज्यादा ब्रांचेस है, 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं और एक तरह से बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है। छोटी सी न्यूज आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और बैंक एक दिन में कोलैप्स हो गया। तो क्या सचमुच में ऐसा सीरियस है बैंक में कुछ, या बैंक आगे जाके खत्म हो जाएगा, या बैंक के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा और प्राइस अपने आप वापस चढ़ना शुरू हो जाएगी? चलिए इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। इस वीडियो के एंड तक साफ तौर पे आप जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में कैसा पोटेंशियल है फ्यूचर को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स सीधा कोटक महिंद्रा बैंक पे। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहला काम कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे और भूलना तो बहुत स्वाभाविक है, इतनी इंस्टाग्राम की रील्स जो देखते हो। तो अभी वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया चैनल को तो करिए ना। मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको आगे से आगे मिलती रहेगी और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक का सीधा एनालिसिस। स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले वो खबर देखते हैं जिसकी वजह से पैनिक फैला हुआ है। चलिए, ये खबर है दोस्तों आपकी इस पे स्क्रीन पर कि आरबीआई एक्शन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक विल अफेक्ट इट्स बिजनेस, राइट। चलिए अब ये खबर है क्या, पहले तो ये समझें कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए उसने कहा है कि भाई इसमें हमने ना बहुत सारी गड़बड़ें पाई है और इसलिए आपको इसको रोकना पड़ेगा। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम 2 साल से आपको कहते जा रहे हैं कि जो पर्सनल लोन्स आप डिजिटल चैनल के थ्रू डिलीवर करते हैं, यानी ऑनलाइन चैनल के थ्रू जो आप पर्सनल लोन्स बांटते हैं या क्रेडिट कार्ड सर्विसेज देते हैं, वो सब उसमें टेक्निकल काफी खामियां हैं। हम 2 साल से रिमाइंड करवा रहे हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। और जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब तक कोई एक्शन नहीं होता ना तब तक लोग ऐसे इग्नोर करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा चलता है, अरे कुछ नहीं होगा चलता है। तो बैंक का मैनेजमेंट कौन सा अलग है, वो भी ऐसा ही है। उसने सोचा अरे अगले महीने करेंगे, अरे अगले साल देखेंगे। इसी वजह से आरबीआई को सख्त कदम उठाना पड़ा। अब बात यह है कि इस सख्त कदम का सचमुच में क्या इतना असर पड़ना चाहिए कि शेयर को आप एक ही दिन में 10% से ज्यादा गिरा दो, वो भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक को? चलिए जान करके देखते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या सचमुच में इतना सीरियस इंपैक्ट होगा या ये सिर्फ एक हवा है जो मार्केट में बना दी जाती है कुछ इन्वेस्टर्स के द्वारा। चल करके देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बैंक जो है वो ये मान करके चलिए कि इसमें बैंक दोस्तों इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट बिगेस्ट बैंक है और कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। 3.25 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। और मैं आपको कुछ नंबर्स पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जिसकी वजह से आप सचमुच में चौंक जाओगे वो जान करके कि ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है। और आपको पता है ना, यहां तो हम लोग वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम मीडिया के युग में जी रहे हैं। पहले कभी सतयुग होता था, फिर उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। लेकिन ये कलयुग कम और ये मैं कहूंगा मीडिया युग ज्यादा है। तो यहां पर ना मीडिया के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। अभी इधर क्या हुआ है कि मीडिया ने खबरें फैलाई, रिजर्व बैंक ने एक सामान्य एक्शन लिया है बैंक के ऊपर और मीडिया ने पैनिक, टेलीविजन चैनल, न्यूज़पेपर सब, और कोटक महिंद्रा बैंक में नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नतीजा एक ही दिन में 10% का गिरावट। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में बैंक में ऐसा कुछ हुआ है? क्या इसके बिजनेस पे इतना बड़ा असर पड़ जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। और अब मैं आपको चौंकाने वाली खबर दिखाने वाला हूं। नंबर्स पे बाकी हम करेंगे बात बाद में। पहले सबसे काम की चीज देखिए। क्या चीज है काम की चीज? यहां आते हैं हम बैंक की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है जी। तो बैंक आप देख सकते हैं कि बैंक जो है वो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है और ये सारे नंबर्स जो बैंक के रेशियोज है वो एकदम ओके हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जो
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23% है, इंटरेस्ट मार्जिन 5% है। अभी जिसको आप कहते हो ना, क्या कहते हैं, एक्सिस बैंक का जो भी रिजल्ट आया है, जिसको आप सिर पे चढ़ा करके बैठे हुए, उसका तो 4% ही है, इनका उससे ज्यादा है। ग्रोस एनपीए 2.3% और नेट एनपीए 0.6%, बिल्कुल सही रेंज में है। लेकिन आरबीआई का ये कहना था कि भाई आप ना ये डिजिटल चैनल को थोड़ा सा ठीक करो और उसके बाद में आपकी चीजें सही होगी। अब देखो कितना फर्क पड़ना चाहिए बैंक पे, जरा देखते हैं। ये दोस्तों बैंक की डिटेल्स है, क्या है जी, 1700 इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, और 2700 इसके पास एटीएम्स है, और 45% ब्रांचेज जो है वो सिटीज में है और बाकी सारी गांव में है। यानी कि ओवरऑल जो है बैंक बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। 3 करोड़ कस्टमर्स है बैंक के पास में। अब बात करते हैं कि बैंक का पैसा आता कहां से है। तो देखो 26% पैसा जो रेवेन्यू जो आता है बैंक का, वो आता है होम लोन से एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं ना वो, अच्छा उसमें फायदा क्या है, वो सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं कि उसमें जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं वो गिरवी रखे जाते हैं और बैंक उसके अगेंस्ट में लोन देता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बैंकिंग, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 23%। तो जो बिजनेस टू बिजनेस लोन्स होते हैं वो कॉर्पोरेट बैंकिंग की जो भी एक्टिविटीज है वो 23% है। वर्किंग कैपिटल लोन्स ये 9%, ये वो है जो फैक्ट्रियों में माल वाल बनाने के लिए बिजनेसमैनों को कई बार जरूरत पड़ती है ना कि भाई लोन चाहिए माल खरीदने के लिए, तो वो वर्किंग कैपिटल के लोन हो गए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है पर्सनल लोन, जिस पर कि आरबीआई को ऑब्जेक्शन था कि भाई आप ये क्यों दे रहे हो और इनका आपका टेक्निकली आप इतना सही क्यों नहीं हो। तो आरबीआई ने ऑब्जेक्शन किस पे उठाया, पर्सनल लोन पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। अरे वही लोन जो आप आईफोन खरीदने के लिए या कोई लैपटॉप खरीदने के लिए अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जब जाते हो तो वहां ऑप्शन मिलते हैं ना आपको, कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर, उस तरीके का। तो वहां जब ईएमआई से आप खरीदते हो तो वो सारे कौन से लोन्स है, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले, और साथ में क्रेडिट कार्ड। बस ये ही दो चीजें हैं जो परेशानी पैदा कर रही है। अब आप ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में कितना है जी, 3% धंधा तो आता है पर्सनल लोन से और 2% कितना, मात्र 2% आता है क्रेडिट कार्ड से। अब ये बताओ आप मुझे, जिस बैंक का सिर्फ और सिर्फ 2% बिजनेस, कितना, सिर्फ 2% बिजनेस क्रेडिट कार्ड से आ रहा है, उसका स्टॉक आप एक दिन में 10% गिरा दोगे क्या? अगर बुरा से बुरा भी कुछ होता है, अगर बैंक के बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर भी पड़ता है, तो भी रिस्क कितनी है, रिस्क है सिर्फ और सिर्फ कितनी, 2% की। और अगर मैं पर्सनल लोन को भी ऐड कर लूं तो 3% और ऐड कर लो, तो मैक्सिमम रिस्क कितनी हो गई जी बिजनेस पर, 5% की। और बैंक जो मार्केट ने रिएक्शन कितना दे दिया है, रिएक्शन दे दिया है एक ही दिन में, सिंगल डे में आपने 10% से ज्यादा इसको गिरा दिया है। तो क्या जस्टिफाइड है ये? कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है। ये ओवरऑल पैनिक रिएक्शन है और कुछ समय बाद में सब चीजें नॉर्मल होते ही वापस अपने आप अपनी जगह सारी चीजें आएंगी। ना तो बैंक डूबने वाला है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ऐसे बैंक को डूबने नहीं देगी। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी के ऊपर चोट होती है अगर ऐसे बैंक डूबते हैं तो। दूसरा, क्या बहुत बड़ी रिस्क है बैंक के लिए? कुछ भी नहीं है। 3% प्लस 2% 5% रेवेन्यू, अगर नहीं भी आया तो ये दूसरी कॉर्पोरेट बैंकिंग से कमा लेंगे, होम लोन से कमा लेंगे, ठीक है। तो ये ओवर रिएक्शन है। अब जरा टेक्निकली जाकर के देखें तो टेक्निकल में तो आपको पता ही ना, जो ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं हमारे भाई बंधु, वो सारे के सारे, हालांकि मेरे भाई बंधु नहीं है क्योंकि मैं ट्रेडिंग में इंट्राडे वगैरह में बिलीव ही नहीं करता हूं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचता हूं। देखो, एक इन्वेस्टर ना, याद रखना, इन्वेस्टर इज अ पर्सन whose business is actually buying businesses। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है कि आप बिजनेसेस को बाय करने वाले एक बिजनेसमैन हो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टर। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखभाल के नंबर देख के उसके बाद ही तो खरीदोगे ना, एनालिसिस करके। तो अब ये देखो आप कि मैंने आपको बताया कि भाई 5% की रिस्क थी, लेकिन एक दिन का ओवर रिएक्शन देखिए आप, ये देखिए, ये ग्रीन रेड कैंडल और वो इतनी बड़ी गैप डाउन के साथ में इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग, भाई साहब ये तो एक्सट्रीमली ओवर रिएक्शन है और ये सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं। अब यहां बात करते हैं कि देखिए, अगर बैंक की प्राइस की बात करें तो कुछ समय से बैंक की जो प्राइस है ना वो चल रही है एक चैनल में, प्राइस चैनल चल रहा है, और उसमें आप ये देखेंगे कि इसको जो रेजिस्टेंस मिलता है ना वो मिलता है लगभग 1920 रुपए के आसपास, 1900 रुपीज के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट है दोस्तों इसका 1680, मतलब आप 1700 के आसपास इसमें सपोर्ट मारी है। और अभी जो ये ओपनिंग हुई है वो सपोर्ट तोड़ के नीचे हुई है। अब यहां से क्या चांस है? एक चांस ये है कि धीरे धीरे ये वापस से अपने
जो पहले वाला जो सपोर्ट लेवल था वहां पे आए और उसके बाद में ये ग्रो करना शुरू करे। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों ये मान के चलिए कि नेक्स्ट जो लेवल मिलेगा 1900 रुपए का मिलेगा, यानी कि 1900 रुपए तक इसकी प्राइस राइज कर सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। और यदि ये प्राइस यहां से फॉल होती है यानी नीचे गिरती है तो फिर आप इसको करीब करीब 1600 रुपए के आसपास तक जाता हुआ भी देख सकते हैं। सो ये दोस्तों ओवरऑल एक एनालिसिस है और साथ में अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल डाइवर्जेंस अभी तक तो पॉजिटिव ही चल रही थी, एक खबर ने पैनिक रिएक्शन दिया है इसको और उस वजह से नीचे आ गई है, बट ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की पॉजिटिव ही है इसको लेकर के। तो मेरा ये कहना है कि आप शॉर्ट टर्म फैक्टर्स को लेकर के कभी लॉन्ग टर्म गेन्स को मिस ना कर दें, इसलिए हमेशा सोच के समझ के और फिर अपना एनालिसिस करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों मैं आपको एक रिकमेंडेशन, ये आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की, और उसका मैं चाहता हूं कि आप एजुकेशन के कंटेंट के तौर पे इसे देखें और चीजों को समझें और ये देखें मार्केट में कैसे खबरें फैलाई जाती है, कैसे ओवर रिएक्शन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तो आप ये देखिए कि यदि मान लीजिए आपने छोटी सी बात को देख करके और सपोज करिए अपनी शेयर को बेच दिया ऐसी घटनाओं को देख के, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, उनका तो काम ही है ऐसी खबरों को बढ़ा चढ़ा करके बताना ताकि आप लोग सेल करो और वो चुपचाप उसे बाय कर लें, और जब बाय करें उसके बाद प्राइस बढ़नी शुरू हो, उसके बाद में एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा अरे ये तो वापस से बढ़ रहा है, फिर आप परचेज करने जाएंगे तो उसी शेयर को ज्यादा दाम देकर के खरीदेंगे। सो ये मार्केट का सेंटिमेंटल मूवमेंट है और एक समझदार इन्वेस्टर को, इस चैनल के वीडियोस देखने वालों को तो इन सारी चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की। कितना सफल हुआ वो तो ये आप ही बताओगे, लेकिन हाँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, तभी मेरा आगे मेहनत करेगा, मन करेगा और वीडियोस बनाने का, क्योंकि नहीं तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं थोड़े दिनों बाद में वीडियो बनाना कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा। सो मैं नहीं चाहता कि ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है जो मैंने पिछले 20 साल में मेहनत करके एक्वायर किया है वो मेरे साथ ही चला जाए। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं, और इसमें साथ दोगे आप, ठीक है? सो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने ऑन कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।